आपके साथ नागरिक शास्त्र कक्षा 12 भाग 2 के अध्याय 3 नियोजित विकास की राजनीति। ठीक है, जिसमें आज के तारीख में आपके जो अध्ययन का केंद्र बिंदु है वो है योजना आयोग और भारत के परिप्रेक्ष्य में। जब हम योजना आयोग की बात करते हैं तो इसके पहले जब हम आपके साथ विकास की धारणाएं पढ़ रहे थे और विकास के विभिन्न मॉडल पढ़ रहे थे, इसमें उदारवादी मॉडल, समाजवादी मॉडल, मिश्रित अर्थव्यवस्था और इसके पहले राज्य आर्थिक नियोजन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर भी हम पढ़ रहे थे। तो इन सब में आपके साथ एक चर्चा हुआ था कि जब 1930 में विश्व आर्थिक मंदी थी, अमेरिका से लेकर पश्चिमी सारे देश इससे प्रभावित थे, बड़ी विकट स्थिति उन देशों की थी, लेकिन वहीं रूस पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। कारण उसका एक था कि रूस में पहली बात तो जो समाजवादी विचारधारा के तहत विकास हो रहा था और उस विकास में उन्होंने तिथिवार योजना तैयार कर ली थी 5 वर्ष के लिए कि 5 वर्ष में हमें किन किन क्षेत्रों में विकास करना है, इस पर कहाँ से कितना खर्च आएगा, ठीक है, और कहाँ से तकनीकी आएगी, और 5 साल के बाद फिर उस पर समीक्षा कि जो हमने लक्ष्य रखा था विकास का उसको हमने कितना प्राप्त किया है, और यदि कहीं कमी रह गई तो कमी कहाँ से है। पहली बात तो इस 5 साल के लक्ष्य में जो कमी रह गई उसको पूर्ण करना और दूसरे फिर 5 साल की योजना तैयार करना। तो ये पंचवर्षीय जो योजना थी ये 1930 के विश्व आर्थिक मंदी को पूरी दुनिया को प्रभावित किया, लेकिन रूस को उसने छू भी नहीं पाया। क्योंकि वहीं से हमारी आज़ादी की लड़ाई चल भी रही थी। तमाम हमारे नेता जो देश से लेकर विदेश तक पढ़े हुए थे वो इन सबसे जागरूक थे, जानकारी थी, जागरूकता थी लोगों में। जब देश आज़ाद हुआ तो कैसे हम अपने देश को आगे चलाएंगे, दुनिया की जितनी अच्छाई देशों की थी सबका जा कर के लोगों ने अध्ययन किया था। चूँकि अभी जल्दी की 15-17 साल की घटना थी जब दुनिया आर्थिक मंदी को झेल रही थी और उस पर प्रभाव नहीं था, तो ये दिमाग में हमारे संविधान निर्माताओं से लेकर के और जो देश को चलाने में अपनी अग्रणी भूमिका निभा रहे थे सबके जेहन में ये बात थी, रूस की पंचवर्षीय योजना। ठीक है, तो सोवियत संघ की तरह भारत के योजना आयोग ने भी पंचवर्षीय योजना का विकल्प चुना। योजना आयोग संविधान द्वारा स्थापित शेष आयोगों अथवा अन्य आयोगों से अलग है। मार्च 1950 में योजना आयोग की स्थापना भारत सरकार ने एक प्रस्ताव के माध्यम से किया था और यह आयोग सरकार के सलाहकार की भूमिका निभाता है और इसके सुझाव तभी प्रभावी होते हैं जब मंत्रिमंडल इसे स्वीकार करता है या कर ले। तो जिस प्रस्ताव के माध्यम से योजना आयोग की स्थापना हुई थी उसमें उसके कार्यों के दायरे का उल्लेख करते हुए कहा गया था कि भारत के संविधान में भारत के नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं और उस राज्य के लिए नीति निर्देशक तत्वों का भी उल्लेख किया गया है। नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत यह बात निश्चित रूप से कही गई है कि राज्य एक ऐसा समाज रचना को बचाते हुए बनाना भी है और बचाना भी है, लोगों के कल्याण के लिए प्रयास करेगा, जहां राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाएं राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाएं मतलब सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और न्यायिक सभी भावनाएं अनुप्राणित हों। राज्य अन्य बातों के अतिरिक्त
अपनी इसी नीतियों को इस तरह बनाएगा और अमल में लाएगा। केवल बनाएगा ही नहीं, अमल में भी लाएगा कि स्त्री और पुरुष सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधनों का बराबर अधिकार मिल सके या हो। दूसरा कि मनुष्य सभी हैं, है कि नहीं? लेकिन हमारे यहाँ मनुष्य को भी मनुष्य से इतर समझा गया। हमारे यहाँ नदी की पूजा हुई, पहाड़ की पूजा, पत्थर की पूजा हुई, है कि नहीं? पशु की पूजा हुई, लेकिन इंसान को इंसान इसी देश में कुछ लोगों द्वारा नहीं माना गया। तो इस नाते समुदाय के भौतिक संसाधनों की जो हैसियत होगी और नियंत्रण है, उस हैसियत और नियंत्रण को इस तरह बांटा जाएगा कि इससे सर्व सामान्य की भलाई हो। सर्व सामान्य, सबका साथ सबका विकास। लेकिन ये था कि केवल नीति नहीं बनेगी, अमल में लाया जाएगा। ठीक है? और अर्थव्यवस्था का संचालन इसी तरह नहीं किया जाएगा कि धन अथवा उत्पादन के साधन एकाध जगह केंद्रित हो और जन सामान्य की भलाई बाधित हो। मतलब ऐसी कोई योजना नहीं चलाया जाएगा धन और उत्पादन के लिए कि जो साधन है धन प्राप्त करने के और उत्पादन करने के केवल एकाध लोगों के तक रह जाए, बल्कि सभी का होना चाहिए। तो ये बात बताया गया था। इसके बाद है आपका योजना आयोग का भूमिका और कार्य। तो योजना आयोग का कार्य इस प्रकार से है कि देश के संसाधनों का अनुमान लगाना, नंबर 1। देश में जितने भी संसाधन हैं सबका अनुमान लगा लेना। दूसरा, योजनाएं बनाना। पहले जब अनुमान लगा लेंगे तभी तो आप कोई योजना बना पाएंगे। तीसरा कि विभिन्न कार्यक्रमों के बीच प्राथमिकताओं का निर्धारण, मतलब कृषि की प्राथमिकता दी जाए और भारी उद्योगों को अथवा स्वास्थ्य योजनाओं पर अधिक ध्यान दिया जाए या साक्षरता पर। तो विभिन्न कार्यक्रमों की बीच प्राथमिकताओं क्या आवश्यकता है, प्राथमिकता तो ही होगी का निर्धारण करना। तो क्या था, हमारी तो 80% आबादी कृषि पर निर्भर, तो कृषि को प्राथमिकता दिया जाए या भारी उद्योगों को अथवा स्वास्थ्य योजनाओं पर या साक्षरता, सभी महत्वपूर्ण है। शिक्षा भी, स्वास्थ्य भी, रोजी रोटी सस्ती हो, दवा पढ़ाई मुफ्ती हो, और रोजी रोटी दे ना पावे वो सरकार निकम्मी है। लोकतंत्र में या राजतंत्र में जो अपनी प्रजा को स्वास्थ्य रोटी कैसे आएगा और शिक्षा ना दे पावे, ऐसी सरकार नालायक निकम्मी होती है। और लोकतंत्र में तो लोकतंत्र का जो स्थापना है वो तो कल्याणकारी है राज्य, और कल्याणकारी राज्य तो सभी नागरिकों को उसको उचित स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। इसी नाते नारा लगा था कि रोजी रोटी सस्ती हो, दवा पढ़ाई मुफ्ती हो, और ये जो सब दे ना पाए वो सरकार निकम्मी है। और आगे कहा कि जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। लोकतंत्र में अधिकार है बदलने का, कि जिसे हमने अपना अधिकार देके कहा है कि हमारे और देश के कल्याण के लिए आप नीति बनाओगे, उस पर अमल करोगे, और वहाँ पहुँच करके आपन भला भला जगमाही दूसरे भला कभव नहीं अगर करने वाले लोग हैं, तो ऐसे लोगों को बदलने का भी अधिकार जनता के पास है। ये लोकतंत्र की हमारी खूबसूरती है। इसके अलावा केंद्र और राज्य सरकारों के बजट को 2 भागों में बांट दिया जाता था। इसका एक भाग योजनाओं पर व्यय किया जाता था और दूसरा गैर योजनाओं पर।
योजना आयोग के चलिए कुछ आरंभिक कदम थे, देख लिया जाता है क्या कदम थे। तो हमने शुरुआत में ही चर्चा किया था कि सोवियत संघ की तरह भारत के योजना आयोग ने भी पंचवर्षीय योजनाओं का विकल्प चुना। इसके पीछे एक सीधा साधा विचार था कि भारत सरकार अपनी ओर से एक प्रपत्र तैयार करेगी जिसमें अगले 5 वर्ष के लिए आय और व्यय की योजना होगी। माने कहाँ से धन आएगा और कहाँ खर्च होगा। और इस योजना के अनुसार केंद्र सरकार तथा सभी राज्य सरकारों के बजट को 2 भागों में विभक्त किया गया, बांटा गया है। एक भाग व्यय का था, इसके अंतर्गत वार्षिक आधार पर दैनंदिन मदों पर व्यय करना, माने दिनवार, हर दिन, ठीक है। दूसरा भाग योजना व्यय का था। योजना में तय की गई प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए इसे 5 वर्ष की अवधि में व्यय करना था। और पंचवर्षीय योजना पर अमल करने का एक लाभ यह था कि सरकार के सामने अर्थव्यवस्था की एक बड़ी तस्वीर होती थी और वह अर्थव्यवस्था में लंबी अवधि के हस्तक्षेप कर सकती थी। तो 1950 में योजना आयोग की स्थापना की गई थी। ये आपसे चर्चा हुई है, लेकिन लागू कब से हुई? 1951। तो 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारूप जारी हुआ और इसी वर्ष नवंबर में एक योजना का वास्तविक प्रपत्र भी जारी किया गया। इससे देश में उत्तेजना का वातावरण पैदा हुआ। कैसी उत्तेजना? उत्साहित उत्पादन की उत्तेजना, बढ़ने की उत्तेजना। तो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र के लोग, जैसे कि बुद्धिजीवी, पत्रकार, सरकारी गैर सरकारी क्षेत्र के कर्मचारी, उद्योगपति, किसान, राजनेता आदि ने योजना के दस्तावेज पर व्यापक विचार विमर्श किया और नियोजन को लेकर देश में उत्तेजना पैदा हुई थी। वह 1956 में चालू दूसरी पंचवर्षीय योजना के साथ अपने चरम पर पहुंच गई। और 1961 में जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी उसके समय तक यह वातावरण बना रहा। चौथी पंचवर्षीय योजना 1966 से चालू होनी थी, लेकिन इस वक्त तक नियोजन का नयापन एक हद तक मंद पड़ गया था और भारत गहन आर्थिक संकट की चपेट में आ चुका था। सरकार ने पंचवर्षीय योजना को थोड़ी देर के लिए विराम देने का निर्णय किया। हालांकि इन योजनाओं की प्राथमिकताओं और प्रक्रिया को लेकर अनेक आलोचनाएं भी आईं, लेकिन यह बात सत्य है कि इस समय भारत के आर्थिक विकास की नींव पड़ चुकी थी। समझ गए? तो आज आपके साथ जो अध्ययन हुआ वो है पंचवर्षीय योजनाएं। योजना क्या है? योजना आयोग क्या है? योजना आयोग की स्थापना कब हुई? योजना आयोग की भूमिका यानी कार्य क्या है? और योजना आयोग के प्रारंभिक कदम क्या थे? इस पर चर्चा हुई और आपके साथ प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना और तृतीय पंचवर्षीय योजना पर चर्चा भी हुआ। ठीक है? तो हमको लगता है कि एक ही दिन खत्म करना अच्छा नहीं है। क्यों? तो और ये योजना 2014 तक चली, क्योंकि 14 में चुनाव हुआ और केंद्र में बहुत दिनों से शासन करने वाली सरकार, राजनीतिक दल सत्ता में नहीं रही और जो दल सत्ता में आया उस 1 जनवरी 1915 तक नई योजना आयोग को लाना था, नई पंचवर्षीय योजना को, लेकिन उसको लाया नहीं गया। उसकी जगह पर एक नीति आयोग, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था जिसका नाम दिया गया, कर दिया गया, उसकी नींव डाली गई। और बाकी तब से लेके आज तक योजनाएं क्या हैं आप पढ़ भी रहे हैं, हम भी पढ़ा रहे हैं।
क्योंकि इसके पहले तक पंचवर्षीय योजनाएं जो होती थी, पढ़ने वाला छात्र हैं, यस सर, उद्योगपति, पत्रकार, बुद्धिजीवी, सभी बच्चे, सभी लोग जानते थे भारतीय कि इस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या है। यस यस सर, और पंचवर्षीय योजना समाप्त होते मालूम पता कि इसमें कितना हमने सफलता पाई। यस सर, लेकिन 14 के बाद शायद कुछ उस पर राजनीतिक बात है, चर्चा हम नहीं करेंगे, यस सर, लेकिन इतना अवश्य कहा जा सकता है कि 14 के बाद जो पंचवर्षीय योजनाएं नहीं बनी, नीति आयोग आया, नीति आयोग शायद आम लोगों के समझ से बाहर है। यस सर, आज इतना ही, बाकी कल फिर आपके साथ चर्चा हो, यस सर, क्यों? यस सर, ये लो, 1 लाख हो गया, बंद कर दो, लाख हो गया, ठीक है।